पहले, कंसेप्शन से पहले शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भाधान में पहले सेल में जो आत्मा आती है वो रॉ मटेरियल है। वो आत्मा एक सेल को करोड़ों सेल में कन्वर्ट करेगी। 9 महीने में ग्रोथा विलक का बच्चा पैदा होगा, वो आत्मा रहेगी तब तक वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ के शिशु हो जाएगा, फिर किशोर हो जाएगा, फिर जवान हो जाएगा, फिर वृद्ध हो जाएगा। जिस क्षण वो आत्मा निकल जाएगी 80 किलो का शरीर जीरो हो जाएगा। वो रॉ मटेरियल उसको थामने वाली वो आत्मा है। तो किस मां के गर्भ में कौन सी आत्मा आएगी ये कौन तय करेगा? इसका कोई साइंस होना चाहिए ना। मैं कई लेक्चर्स में प्रश्न पूछता हूं कि भारत में लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? और श्रीमद् भागवत है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है। मैंने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पूछी, सबसे अच्छी पुस्तक नहीं पूछी। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक भारत में लिखी हुई कामसूत्र है। और कामसूत्र एक ऋषि के द्वारा लिखा हुआ विज्ञान है, और ये पूरा विज्ञान है कि स्त्री को पुरुष के साथ संबंध कैसे होना चाहिए। उसका 5 स्टेजेस बताई है महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र के पूरे दर्शन में कि स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए गर्भाधान से पहले। शरीर से शरीर का संबंध होता है, सेक्स से शुरू होती है बात, वासना उसका केंद्र है। वात्स्यायन ने कहा यह बहुत निचले लेवल का संबंध है। सेक्स को प्रेम में, लव में कन्वर्ट होना चाहिए, और प्रेम का केंद्र है फीलिंग, एहसास, एक दूसरे की फिक्र। ये मन से मन का संबंध है। वात्स्यायन ने कहा प्रेम पर भी नहीं रुकना है, प्रेम को मैत्रेयी में कन्वर्ट होना चाहिए। और मैत्रेयी का केंद्र है नॉन डोमिनेशन, कि न स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे, न पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे। क्योंकि दोस्ती तो बराबरी वाली में हो सकती है। मैत्रेयी तो बराबरी का अर्थ क्या है? बराबरी का अर्थ वो बिल्कुल नहीं है जो 20वीं सदी में पूरी स्त्रियों ने समझा, पूरे विश्व की स्त्रियों ने मुफ्ता है कि हम वो हर काम कर सकते हैं जो पुरुष करता है। ये 20वीं सदी की वुमेन्स लिबरेशन की मूवमेंट है पूरी। स्त्री कभी वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकता है, और पुरुष कभी वो काम नहीं कर सकता जो स्त्री कर सकती है। ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों में कोई रेस नहीं है, दोनों में कोई बराबरी हो नहीं सकती। तो मैत्री का कामसूत्र का अर्थ यह है कि दोनों का जो रोल है उनमें फंक्शनल इक्वालिटी नहीं हो सकती, दोनों के फंक्शन अलग अलग है। पर फंक्शंस जो है दोनों के, तो फंक्शंस को बराबरी का महत्व दिया जाना चाहिए। ये मैत्री है कि घर में भोजन बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऑफिस में पैसे कमाना महत्वपूर्ण है। घर में परिवार संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कंपनी को संभालना और पूरी लेबर फोर्स को संभालना महत्वपूर्ण है। इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ग्लोरिफिकेशन इक्वल होना चाहिए दोनों के रोल्स का। यह मैत्री है। वो पुरुष समाज को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पुरुषों की व्यवस्था ऐसे बना के रखी कि स्त्री को अंगूठे के नीचे दबा के रखो। कोई शंकराचार्य स्त्री नहीं मिलेगा आपको, कोई खोमिनी स्त्री नहीं मिलेगी, कोई पोप स्त्री नहीं मिलेगा, कोई रबाई स्त्री नहीं मिलेगी। तो सारी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक की सारी व्यवस्थाएं हमने ऐसी बना के रखी कि स्त्री को अंगूठे के नीचे दबा के रखो। इसलिए विद्रोह हो रहा है, क्योंकि उसको लगा कि वो दमन क्यों कर सकता है पुरुष को, पैसा मेरी जेब में है, तो पैसा जिसके पास है वो उसका महत्व ज्यादा है। ये पुरुष की समझ है। तो अब स्त्री ने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब क्या करोगे? अब आप रसोई बनाओ, अब आप बच्चे पैदा करो, आप बच्चों को बड़ा करो, कर लो ना इक्वालिटी। अब प्रॉब्लम ये है हम मैत्रेयी का अर्थ नहीं समझते कि बराबरी का रोल आइडेंटिफिकेशन, बराबरी का रोल ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। दोनों के रोल को इक्वल महत्व दिया जाना चाहिए। वात्स्यायन कहते हैं मैत्रेयी पे भी नहीं रुकना है, मैत्रेयी को करुणा में बदलना चाहिए। करुणा का केंद्र है क्षमा। क्योंकि एक छत के नीचे रहते हो रात दिन, तो एक दूसरे का इतिहास पता चलता है, पिछली गलतियां समझ में आती है, आज क्या गलती कर रहे हो ये समझ में आता है, एक दूसरे की पूरी अपूर्णता है, इनकम्प्लीटनेस समझ में आती है। जब एक दूसरे को रियली देखने लगते हो वास्तविक तरीके से, एक दूसरे की कमियां, कमजोरियां और दुर्गुण दिखने लगते हैं, तो फिर जैसा पैकेज ईश्वर ने दिया है उस पैकेज को वैसे का वैसा स्वीकार करके, उसकी कमियों के लिए, उसकी गलतियों के लिए उसको क्षमा करके, स्वीकार और क्षमा से, करुणा से अपने संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैत्रेयी का, ये कंपैशन का 4th स्टेज महर्षि वात्स्यायन का। और अंतिम स्टेज वात्स्यायन ने कही कि करुणा को भी नहीं रुकना है, करुणा को प्रार्थना में तब्दील होना चाहिए, भक्ति में। करुणा को भक्ति में बदलना चाहिए, और भक्ति का केंद्र है प्रार्थना, कि दोनों का समागम भी हो, इंटरकोर्स भी हो। तो प्रार्थना के साथ हो कि थ्रू द बॉडी ऑफ माई पार्टनर आई एम प्रेइंग टू द लॉर्ड,
कि मैं अपने पार्टनर के शरीर के द्वारा ईश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैथुन में प्रार्थना आ जाए, इस प्रकार का गर्भाधान हो, तब मां के गर्भ में ऐसी स्पेस बनती है जिसमें ऊंची से ऊंची क्वालिटी की आत्मा प्रवेश कर सके। ये गर्भाधान संस्कार है। यहां से शुरू होनी चाहिए बात, स्त्री पुरुष के संबंध से शुरू होनी चाहिए। तब गर्भाधान पहला संस्कार, ऊंची से ऊंची आत्मा को अपने गर्भ में निमंत्रण देने का संस्कार, वैसी जगह बनाने का संस्कार। और वो जगह तब बनेगी जितना स्त्री पुरुष की रिलेशनशिप ऊंची क्वालिटी की होगी, उतनी ऊंची क्वालिटी की आत्मा मां के गर्भ में आएगी। इसके बाद 9 महीने में 2 संस्कार और है। तीसरे महीने में 55 संस्कार होता है शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए। 7वें महीने में जिसको आप साज बोलते हो, जिसमें आप तंबोला खेलते हो, वो सीमंतोयन संस्कार, मन को प्रतापी वीर साहसी बनाने के लिए। ये 3 संस्कार प्रीनेटल जन्म के पहले के हैं। उसके बाद 6 संस्कार पहले वर्ष में होते हैं। पहला संस्कार है जातिकरण संस्कार। पैदा हुआ शिशु, उसके कान में ओम का उच्चारण करके वेदोसी, तुम वेदों की संतान हो, मैं केवल तुम्हारा ट्रस्टी हूं, ये भाव है पिता का उसको बोलने के लिए। शहद की सोई, सोने की सोई से शहद से उसके ओम का उस शब्द, उसके मंत्र, उसके जगह पर लिखा जाता है। ये जातिकरण संस्कार है। इसके बाद नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार मेनका गांधी की किताब पढ़ के जो नाम दुनिया में आज तक किसी का नहीं है, ऐसा बोलने का संस्कार नहीं है। नामकरण संस्कार मतलब उसके जीवन के लिए मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट लाखों बार पुकारा जाएगा उस नाम से, और नाम की वाइब्रेशन उसके मन को हिट करेगी हर बार। वो उसकी जीवन का विजन स्टेटमेंट है। इसके बाद 6वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार जब सॉलिड फूड दे रहे हो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए, तब तक तो मां के दूध पर ही, उसके बाद पहली बार उसको सॉलिड फूड दें, यह अन्नप्राशन संस्कार। फिर निष्क्रमण संस्कार। पहली बार घर से वो बाहर निकलता है, तब उसको मंदिर ले जाकर घंटी की आवाज सुनाओ तो सुनने की शक्ति जागृत होती है। ईश्वर की प्रतिमा को देखता है तो देखने की शक्ति जागृत होती है। सूंघता है कपूर को तो सूंघने की शक्ति जागृत होती है। आशीर्वाद के रूप में वो सिर पर मुकुट रखते हैं तो स्पर्श की शक्ति जागृत होती है। और तीर्थ जब उसको आप देते हो तो स्वाद की शक्ति जागृत। उसकी 5 ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने के लिए आप मंदिर ले जाते हो। घर से बाहर निकले तो पहली बार सोशलाइजेशन हो रही है ना, तो पहली बार उसको क्रिएटर के दर्शन, और उसके बाद क्रिएशन के दर्शन। पशु दिखाओ, पक्षी दिखाओ, पेड़ दिखाओ, पौधे दिखाओ, फूल दिखाओ, सागर दिखाओ, नदियां दिखाओ, पर्वत दिखाओ। ये उसको क्रिएशन और क्रिएटर दोनों से उसका संबंध निष्क्रमण संस्कार। और इसके बाद कर्णभेद संस्कार। कान छेदते हो ना, केवल एक हिस्सा है ब्रेन का जो जहां पर प्रेशर पॉइंट है ब्रेन के, बाकी सब ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट हथेलियों में नहीं है, पैर के पगथली में है। केवल ब्रेन का प्रेशर पॉइंट यहां पर है। इससे पुराने जमाने में गुरुजी बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं था तो क्या करते थे गुरुजी जी? कान खींच के दोनों हाथ से उठ बैठक करा देते, मतलब इसको खींचने से ब्रेन जागृत होता है, तो यहां छेद करने से सर्किट पूरा होता है। ये कर्मभेद संस्कार। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वो है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसको आप मुंडन भी बोलते हो, हमारे यहाँ मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, झड़ूला बोलते हैं। 1 साल की उम्र में करते हो। ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। 1 साल की उम्र में मैंने बताया बच्चा खड़ा हो जाता है, 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब आप मुंडन करते हो। मुंडन से क्या होता है? लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च 5 साल पहले की, अभी साइंस ने पता किया है कि जब ब्रेन डेवलपमेंट जब शुरू होता है तब ब्रेन को यदि विटामिन डी दिया जाए तो ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो आप मुंडन कर देते हो, बाल निकाल देते हो, अब सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली ब्रेन पर पड़ने लगता है, विटामिन डी मिलने लगती है। 2 महीने लगेंगे उसके बाद उगने में, उस 2 महीने में उसको जितना विटामिन डी चाहिए मिल जाएगा। ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट। ये सारे के सारे संस्कार ब्रेन डेवलपमेंट के संस्कार। तो ये 6 संस्कार पहले वर्ष में होते हैं। अगले 3 संस्कार, 3 और 6 9 हो गए, अगले 3 संस्कार ये गुरु के आश्रम में होते हैं। तो पहले विद्यारंभ संस्कार होता, पहले बार उसको जब अक्षर सिखाया जा रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसके पूरे मंत्र है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, जब उसको पहली बार जनेऊ दी जा रही। 12वां संस्कार समवर्तन संस्कार है, जब वो ज्ञान सीख के गुरु के आश्रम से आ गया, अब निकल रहा है गुरु के आश्रम से। ग्रेजुएशन सेरेमनी को संवर्तन संस्कार, जिसको हम कॉन्वोकेशन बोलते हैं, संवर्तन संस्कार ग्रेजुएशन सेरेमनी। इतना उसमें तेज होता है ज्ञान का कि घड़ों पानी डाला जाता है उसके ऊपर, होम के चारों तरफ फुलाते समय अग्नि के चारों तरफ घड़ों पानी, उसको ठंडा करने के लिए। ये ज्ञान की अग्नि तुम्हारे को अहंकारी नहीं बना दे, इसके लिए समझना जरूरी है।
फिर विवाह संस्कार 13वां संस्कार है, फिर वानप्रस्थ 14वां संस्कार है, संन्यास 15वां संस्कार है, और अंतिम संस्कार फिर चिता पे ज्येष्ठ पुत्र करता है, ये 16वां संस्कार। तो 16 संस्कार का पूरा सिस्टम ब्रेन डेवलपमेंट का सिस्टम है। गर्भ में आने से लेकर शरीर छोड़कर जाने तक की पूरी यात्रा 16 संस्कार है। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट का पूरा, जितनी जल्दी हमारे डेवलप होंगे उतना अधिक उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, फास्ट और वो इंटेलिजेंस जिंदगी भर के लिए रहेगी उसके साथ। नेक्स्ट, अब ये तो सब बच्चों के लिए कॉमन हो गया, ये प्रोग्राम अब तक जो मैंने समझा सबके लिए कॉमन है। तो हर बच्चा अलग होता है, तो उस बच्चे के लिए क्या? तो ये जो मलेशिया के साइंटिस्ट का मैंने बताया सॉफ्टवेयर आपको, ये रिज एनालिसिस का टेस्ट करते हैं हमें इस प्रोग्राम में, जिससे हर बच्चे की टैलेंट प्रोफाइल समझी जा सकती है। अगर टेक्नोलॉजी आपको 1 मिनट में समझाता हूं। ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और सामने से पीछे तक 5 अलग अलग पोर्शन होते हैं दोनों साइड में। तो ये प्री फ्रंटल पोर्शन है, इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल है, तालू के दोनों तरफ पेराइटल पोर्शन है, दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल पोर्शन है, दोनों आंखों के पीछे ऑक्सीपिटल पोर्शन है। मेडिकल नेम है, 5 पोर्शन लेफ्ट ब्रेन में और 5 पोर्शन राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन की जो 5 पोर्शन है वो राइट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है, राइट ब्रेन की जो 5 पोर्शन है लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। जहां भी ईश्वर ज्यादा टैलेंट देता है वहां न्यूरॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है, ब्रेन के सेल्स ज्यादा जमा हो जाते हैं, और उससे कनेक्टेड फिंगर में लाइंस ज्यादा होती है फिंगरप्रिंट्स में। जहां टैलेंट कम होगा वहां न्यूरॉन्स कम होंगे, उस पोर्शन से कनेक्टेड उंगली में लाइंस की संख्या कम होगी। तो फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करो तो एक रिपोर्ट आती है जो आपको ब्रेन, उस बच्चे के ब्रेन में स्ट्रेंथ कहां है और वीकनेस कहां है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, वो सीखता कैसे है, और उसके ब्रेन के डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट से आपको मिलती है। हमारे यहाँ कौशल्या ग्लोबल में और महेश विद्याभवन में दोनों स्कूल्स में बच्चा जब एडमिशन लेता है हम सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके उसकी टैलेंट प्रोफाइल, उसके माता पिता को बुला रिपोर्ट की काउंसलिंग करते हैं कि आपके बच्चे में ये गुण है। एक जीनियस नहीं है एक प्रकार का। सचिन तेंदुलकर फेल हो गए थे 8वीं क्लास में, तो आपके रिपोर्ट के हिसाब से तो मूर्ख है, पर वो जीनियस है। लता मंगेशकर तो स्कूल ही नहीं गई, 30 दिन गई है स्कूल खाली जिंदगी भर, तो अनपढ़ है। तो फिर इस रिपोर्ट के हिसाब से तो वो मूर्ख है, पर वो अपने हिस्से की जीनियस है, अपने तरह की जीनियस है। अंबानी अपने तरह के जीनियस है, डीडी बिरला अपने तरह के जीनियस है, यारी टाटा, AR रहमान, ये सब अलग अलग जीनियस है ना। तो जीनियस अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। किस क्षेत्र में मेरा बच्चा जीनियस बन सकता है ये रिपोर्ट समझाती है आपको। तो एक रिपोर्ट 1 मिनट में आपको समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट है। तो लेफ्ट साइड में जो 2 हिस्से नीचे हैं ये प्री फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन है, इसमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन 2 हिस्से हैं। तो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एक्सिक्यूशन, ये बिजनेस मैनेजमेंट का टैलेंट है। राइट ब्रेन कंट्रोल करता है लीडरशिप, बिजनेस लीडर्स के टैलेंट है। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप इसका कितना स्ट्रांग है ये प्री फ्रंटल ब्रेन बताता है आपको। पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन, ऊपर वाला लेफ्ट का जो 10% हिस्सा है, केवल वो 10% हिस्सा है जो पढ़ाई लिखाई को कंट्रोल करता है। बाकी 90% ब्रेन का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। वो कंट्रोल करता है लॉजिक और लैंग्वेज। लॉजिक मतलब मैथ्स और साइंस, लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी आप पढ़ाते हो। मैं खानगांव गया था, महाराष्ट्र में एक गांव है, कोई 7-8 साल पहले की बात है। मैंने ये कैंप किया, वहां पर कई बच्चों की टेस्ट की। एक बच्चा 9th क्लास में था, 14 साल का था। उसका मैनेजमेंट और लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थे, नीचे वाले को उससे बहुत स्ट्रांग थे। ऊपर का जो लेफ्ट ब्रेन है बिल्कुल वीक था। तो मैंने जैसे रिपोर्ट देखी उसकी, मैंने पूछा कितने % मार्क आते हैं, 40-50% आते हैं कि नहीं आते? एकदम से उदास हो गया वो, रोते हुए बोला हाँ बस इतने ही आते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर इतने ही आते हैं। मैंने कहा इसमें उदास होने की क्या बात है? बोले उदास होने की तो बात है, टीचर डांटते हैं, माँ बाप डांटते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, बेंच पर खड़ा कर देते हैं, क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं, उदास होने की बात है? मैंने कहा इसमें बिल्कुल उदास होने की बात नहीं है। वो फिर भी नहीं समझा। तो मैंने उसको पूछा फिर उसको समझाने के लिए कि तुम्हारे क्लास में फर्स्ट रैंक किसकी आती है? उसने कोई नाम बताया। मैंने बोला कितना % आता है? उसने बोला 100% आता है। मैंने कहा वेरी गुड। 8th में उसको 100% आ जाए तो क्या होगा? बोले क्या होगा? अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छे कॉलेज में भी उसको 100% आ जाए 12th में तो फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? वो IIT जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, IIT जाएगा। IIT में भी गोल्ड मेडल मिल गया तो फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। वेरी गुड, अच्छी नौकरी कौन देगा? उसकी समझ में नहीं आया, उसका पैनिक हो गया। फिर मैंने उसको कहा अच्छी नौकरी तुम दोगे।
क्योंकि तुम कंपनी लगाओगे, तुम नौकरी देने वाले हो, तुम नौकरी मांगने वाले नहीं हो। मैनेजमेंट लीडरशिप तुम्हारा अच्छा है, तुम बिजनेस करोगे, तुम्हारे पास गोल्ड मेडलिस्ट काम करेंगे। बिरला जी के पास कोई पीएचडी है क्या, या कोई गोल्ड मेडल है? उनके पास 10,000 पीएचडी काम करते हैं। वो मैनेजमेंट की जीनियस है। हम अपने बच्चों पे कितना अत्याचार करते हैं, केवल रिपोर्ट देखते हैं स्कूल कॉलेज की आई हुई और उसकी बेसिस पर तय करते हैं कि ये बच्चा कितना बुद्धिमान है, कितना होशियार है, कितना बड़ा जीनियस है। तो एक हिस्सा है ब्रेन का, राइट ब्रेन ऊपर का स्पेशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। स्पेस मतलब जगह को यूज करने की इंटेलिजेंस, जैसे आर्किटेक्ट्स में होती है, तो इंटीरियर डिजाइनर्स में होती है। और क्रिएटिविटी मतलब नए नए सोल्यूशन, नए नए आइडियाज जनरेट करने की कैपेसिटी। ये पोस्ट फ्रंटल है। राइट साइड में 3 है, ऊपर है फाइन मोटर स्किल्स, मतलब उंगलियों पे कंट्रोल, तो ड्राइंग अच्छी कर सकेगा, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, मेहंदी, रंगोली, एम्ब्रॉयडरी, ये सब, उसका कैलीग्राफी, ये सब अच्छा होगा। राइट ब्रेन में ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल मतलब वो काम जो हम पूरे शरीर से करते हैं। अच्छे स्पोर्ट्समैन की ग्रोस मोटर स्किल अच्छी होगी, सचिन तेंदुलकर वहां का जीनियस है। नीचे के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन सुन के समझने की क्षमता है, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन, और राइट ब्रेन बोल के समझने की क्षमता है। तो ऐसे लोग जिनका राइट ब्रेन स्ट्रांग है वो अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, अच्छे मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, अच्छे लीडर्स हो सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होगा तो उनका संगीत की समझ अच्छी होगी। और आंखों के पीछे जो 2 हिस्से हैं, ऑक्सीपिटल ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन है ऑब्जर्वेशन, मतलब देख के समझने की क्षमता, राइट ब्रेन है विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति, वो डिजाइनर्स का गुण है। तो ये सारे उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो जन्म के समय की उनकी क्षमता है। और एक पहली लाइन में दिया हुआ है नीचे एक टेबल जो है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन सेल्स एट बर्थ, वो लेफ्ट ब्रेन 1 2 3 4 5, राइट ब्रेन 1 2 3 4 5, और नंबर्स वहां पर पहली लाइन में दिया। दूसरी लाइन में ब्रेन ग्रोथ फैक्टर है, पहले 15 वर्षों में ब्रेन की स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो कोई 20%, 15%, 19%, 38%, 28% अलग अलग स्पीड से ब्रेन की ग्रोथ होती है। और फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड टू सेकंड लाइन इज थर्ड लाइन, परफॉर्मेंस एट और आफ्टर 15 ईयर्स, कि 15 वर्ष की आयु में इसकी बुद्धि इतनी हो जाएगी ब्रेन के हर हिस्से में। पहली लाइन आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरी लाइन को आप चाहे जितना उतना मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जितनी कम उम्र में शुरू करोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उसको जितना मल्टीप्लाई कर लोगे दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन उतनी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये प्रोग्राम वो दूसरी लाइन को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम है। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये यूनिक है, हर बच्चे का अलग होगा। अब 6 to 15 में क्या होगा? पहली चीज, जीवन के पाठ पढ़ाए जाएंगे स्टोरीज के माध्यम से, जीवन मूल्य सिखाए जाएंगे स्टोरीज के माध्यम से, भारतीय संस्कृति सिखाई जाएगी कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से। इसके ऊपर भगवती बहुत बोलेगी आपको संस्कारों के बारे में, और मैं छोटी सी बात बोलकर ही अपनी बात कहूंगी। कोई भी लड़की कैसी बनना चाहती है? बहुत सफल होना चाहती है ना जिंदगी में। तो हमारी लड़कियों की आज की नई जनरेशन की समझ ये है कि संस्कृति तो बेकार बुढ़ों का एरिया है, वो यंग बच्चों का एरिया नहीं है। बिना संस्कारों के ही सफल होना सफलता है, ये हमारी नई पीढ़ी की समझ है। इसलिए भगवती के लिए वो विषय मैंने रखा है, छोड़कर अलग से मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि संस्कार युक्त होकर भी आप सफल कैसे हो सकते हो, तो आप भगवती को देखकर ही सीख सकते हो। तो संस्कृति की बात, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें कई चीजें हैं, खत्म करना है। ये आप आते हो तो मुझे डर लगता है। राठी जी अक्सर अगर आते हैं तो बोलने के लिए आते हैं कि टाइम इतना ही बचा हुआ है, मैं करता हूं जल्दी खत्म। वैल्यूज इंटरनलाइजेशन, जो जीवन मूल्य सिखाए उनको अंदर तक कैसे ग्रहण करना है, ये वैल्यूज इंटरनलाइजेशन की एक्टिविटीज हैं। देशभक्ति की बातें सिखाई जाती है। लीन लाइफ प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ है जो हमको विशेष करके हमारे समाज में देना बहुत जरूरी है, और विशेष करके नई पीढ़ी को देना बहुत जरूरी है। लीन लाइफ का अर्थ क्या है? मारवाड़ियों को एक शब्द से गाली दी जाती है नॉर्मली समाज में, वो शब्द क्या है आपको पता है? कंजूस। पूरी दुनिया में बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को मैनेज करने का जो प्रोग्राम है वो लीन मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। और लीन मैनेजमेंट का अर्थ क्या है मालूम है? न समय का एक क्षण वेस्ट होना चाहिए, न पैसे का एक नया पैसा वेस्ट होना चाहिए, न मेरे टाइम का, मेरी मशीन टाइम का एक क्षण भी वेस्ट होना चाहिए। वेस्ट 0 होना चाहिए। मशीन 100% चलनी चाहिए,
हर प्रोसेस में कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसे का वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये लीन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जैपनीज मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, और उसको बहुत गर्व से सिखाते हैं पूरी दुनिया में। जिंदगी को लीन ढंग से हैंडल करने का गुण हमको बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है। आपको साधारण ढंग से समझाओ, आप नहाने बैठो, एक बूंद पानी कम लिया तो नहाना ठीक से नहीं हो, और एक बूंद एक्स्ट्रा पानी लिया तो वेस्ट हो गया पानी। ठीक उतना ही जितना आवश्यक है, क्योंकि पैसे आपके ही हैं पर रिसोर्स आपका नहीं है। आप बिजली वेस्ट करते हो तो कोई हमारे को सोता है, आप भोजन वेस्ट करते हो तो कोई भूखा मरता है, आप समय वेस्ट करते हो तो जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ता है। ये सिखाना आवश्यक है। तो लीन में इस प्रोग्राम के कई चीजें उसमें पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें तो प्रोग्राम का अभी हिस्सा है। तो वीकली जो 2 सेशंस होंगे वो पेरेंट्स को बच्चों के साथ सीखनी जरूरी है, क्योंकि 90% पेरेंट्स को पता नहीं है इसके बारे में। 90% पेरेंट्स को पता नहीं है, मैं बता दूं आपको। तो अपने को ही पता नहीं तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो बच्चे जब सीख रहे हैं तो साथ में आप ही सीख लो, तो कम से कम आप सपोर्ट कर सकोगे उसको। समझ में आ रही बात मेरी की नहीं आ रही है? नेक्स्ट, इसमें भी वो टेस्ट होगा, तो आपके तो इसका यूज अलग होगा टेस्ट का। यहां पर इसका यूज ये होगा कि इसको, इसका टैलेंट ये है, इसकी पढ़ाई लिखाई में ग्रोथ इतनी हुई है, तो इसके आगे के लिए हायर स्टडीज क्या होनी चाहिए, उसका करियर क्या होना चाहिए, और उसके लिए पेरेंट्स को उसको कैसे संभालना जरूरी है। हर बच्चे को पेरेंट को संभालने के लिए बहुत बड़ा गुण चाहिए। पेरेंटिंग बहुत आसान विषय नहीं है, और दुनिया में कहीं सिखाया नहीं जाता, इसलिए ज्ञान नहीं है लोगों को। पेरेंटिंग की कोई क्लास नहीं होती किसी स्कूल में, कॉलेज में। और विशेष करके इस उम्र में जब बच्चा टीन एज में प्रवेश कर रहा है, 12, 13, 14, 15, इस एज में, 10, 11 की एज में, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना, उनके साथ व्यवहार किस ढंग का होना चाहिए, उनको किस ढंग से उनके साथ तारतम्य में बैठाना चाहिए, उनको किस तरीके से अपनी बात समझानी चाहिए, ये सारा पेरेंटल गाइडेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग हैं जिनके बच्चे टीनेजर्स और चैलेंज है उनको समझाना? हाँ तो नहीं है? टीनेज बच्चों को समझाना टैलेंट है कि नहीं है? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसको आजादी चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए। तो कंट्रोल धीरे धीरे कम होना चाहिए और आजादी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। ये पूरा 5-6 साल का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 16 साल का हो गया, वोट देने की एज हो गई तो अब मेजर हो गया, आज से सारी पूरी खुली आजादी है। ऐसा नहीं होता है। एक दिन में मैच्योर नहीं होता है, वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे आजादी बढ़नी चाहिए, और धीरे धीरे होना चाहिए। मैं अपने जीवन की एक घटना सुना के इसके बाद 2-4 मिनट में बंद कर दूंगा आपकी बात को। मैं शायद 13-14 साल का था, पीयूसी में पढ़ता था। अब आपको आश्चर्य होगा कि 14 साल का बच्चा पीयूसी में कैसे पढ़ता, हमारे जमाने में होता था। बच्चा 7 साल का था तो चौथी में डाल दिया। मेरे पिताजी, मेरे काकाजी ने ले आकर मुझको पहली, दूसरी, तीसरी, PP1, PP2 सब कुछ पढ़ा नहीं मैंने, तो सीधा पीयूसी में चला गया। 15 साल का था। मेरे मित्र थे महेश जी बल्दवा जो बैठे हुए यहाँ पर, ये इनके भाई बहन से मेरे बल्लवा मेरे से बहुत क्लोज है, यहाँ बैठे हुए। तो मैं स्कूल कॉलेज से निकलता था और मेरे बल्लवा जी की दुकान पर चला जाता था, पेपर की दुकान थी, उनके साथ गपशप मार के मैं कभी कभी रात को लेट घर पहुंचता था। जल्दी पहुंच जाता तो कोई आश्चर्य नहीं था, मेरी बात को कुछ नहीं होता था। तो जब तो मैं अंधेरे के बाद जाता, मैं दरवाजा खटखटाता, वो दरवाजा खोलती, मैं अंदर आता और पीछे से दरवाजा बंद करती। इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या करती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, अपनी नाक मेरे मुंह के नजदीक लाके सूंघने का प्रयास करती थी। अब मैं भी उसको बेटा था, मेरे को मालूम था क्या कर रही है। एक दिन मेरे ख्याल से दोस्तों के साथ कोई झगड़ा करके मैं थोड़ा गरम पहुंचा घर पे, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया, माँ ने दरवाजा खोला और वही सुनने का प्रयास किया। मैं भटक गया एकदम से। मैंने बोला क्या सुन रही हो, भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, शराब पी के आया हूँ, सिगरेट पी के आया हूँ, सुनती क्या है मेरे को? उसने दरवाजा बंद किया, उंगली पकड़ी, बोले अंदर चल, लिया के बैठा दिया। मैं अपनी माँ की अकेली संतान हूँ, मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मैं 1.5 साल का था। तो माँ ने बिठाया और मुझसे कहा कि देख, तू दोस्तों के साथ रहना चाहता है, मैं तेरी आजादी कम नहीं करना चाहती, लेकिन दिन में लेट हो जाती है तो मेरे को फिक्र होती है, किसके साथ था, क्या कर रहा था, सही लोगों के साथ था नहीं था, इसके ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ जाएगा। तेरे ऊपर तो पूरा ही विश्वास है कि मेरी संतान है, लेकिन तेरे आसपास जो दुनिया है उस पर विश्वास नहीं, वहां अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हैं, और तू किसके साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, इसका मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं चेक करती हूँ, मेरी ड्यूटी है चेक करना, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए तेरे को। फिर उसने उदाहरण देकर और ठंडा किया मेरे को।
उसने बोला तो ज्यादा फुटपाथ के ऊपर छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसके चारों तरफ फेंसिंग होती है, राउंड जाली होती है। तो क्यों होती है जाली? कि पौधा नाजुक है, जानवर खा जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए जाली होती है। तो तू वो पौधा है और मैं वो जाली हूं। पौधा जब वृक्ष बन जाता है तब जड़ें गहरी चली जाती हैं, अब वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तो उसको फेंसिंग की जरूरत नहीं होती। जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद उठाने लायक हो जाएगा, तो फिर मैं तेरी चेक नहीं करूंगी तेरे को, लेकिन जब तक वैसा नहीं होता मैं रोज चेक करूंगी और तेरे को बुरा नहीं मानना। ये सब बोल के ठंडा कर दिया मेरे को। इसके बाद जो ब्रह्मास्त्र यूज किया मैं आज तक बोल नहीं सका। इसके बाद उसने कहा तेरे पिता की मृत्यु हुई तो तू 1.5 साल का था, वो बार बार पलट के तेरे को देख रहे थे मरने के समय। मेरे को मालूम था उनकी आत्मा तेरी में अटकी, वो शांति से मर नहीं सकेंगे। तो मैंने उनको उस दिन कहा कि आप जाओ शांति से, इसकी फिक्र छोड़ दो, तो मैं बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, इसकी फिक्र जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उसके बाद वो गए शांति से। और उनको जो वचन दिया, आज उसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत बेबसी महसूस होती है मेरे को, क्योंकि उनको जो वचन दिया तेरे को अच्छा इंसान बनाने का, वो मैं अकेली पूरा नहीं कर सकती। उस वचन को पूरा करने के लिए मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। तो तू आज मुझसे वादा कर कि तू जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरा तेरे पिता को दिया हुआ वचन खाली हो जाए। अब उसके बाद उस बात को तो 55 साल हो गए, कई बार अच्छा गलत सही गलत करने का मन में लालच भी आया, लेकिन वो बात जो वचन दिया था उसने, वो बार बार आंखों के सामने आता है तो रुक जाता हूं। वो हर मां कर सकती है, और हर बच्चे के साथ हर मां सही समय पर सही बात सही ढंग से समझाने की बात है। वो थोड़ा पेरेंटिंग का गुण, वो सारे गाइडेंस इस प्रोग्राम में है, अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से। नेक्स्ट लास्ट 5 मिनट इसके बाद जिनको सुनने के लिए आप, और जो मैंने विषय छोड़ा है पूरा मेन संस्कारों वाला, उसके ऊपर भगवती को आप सुनोगे। आपको घर में क्या चाहिए? स्मार्ट टीवी चाहिए या लैपटॉप चाहिए? अच्छा वाईफाई कनेक्शन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठो, वाईफाई कनेक्शन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप होगा तो प्रोग्राम आपको वहां तक पहुंच सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, माँ का और पिता का संकल्प चाहिए कि मुझे तो अपने बच्चे को जीनियस ही बनाना है। वो संकल्प मेरे पास नहीं है। इसका मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको ज्यादा, यहाँ पर लोग 4 बजे का प्रोग्राम था और 5 बजे तक हॉल 30%, 60-70% भर गया, 80% भर गया। अब वो संकल्प मैं कहां से लाके दूं कि समय पे आना चाहिए? वो तो मैं तो आ गया था 3:30 बजे, भगवती आ गई थी 4 बजे, पर सुनने वाले नहीं थे। अब सुनने वाले आ गए, ठीक है। तो ये अपने बच्चे को जीनियस बनाने का संकल्प तो आपको होना चाहिए। वो जो आधा पौन घंटा करना है प्रतिदिन काम, वो आपको ही करना है। उसका मेरे पास कोई उसका शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। वो संकल्प पेरेंट का चाहिए। और इसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है तो उसमें ABMM का डिस्काउंट कोड आएगा आपको। उस डिस्काउंट कोड के माध्यम से जो प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए 2000 रुपए प्रति माह का है, बाहर के लोगों के लिए, भारत के बाहर तो $50 प्रति माह का है, वो आपके लिए 500 रुपए प्रति माह के ऊपर वो डिस्काउंट कोड के हिसाब से वो आपको मंथली प्रोग्राम मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रति वर्किंग डे में 11 से 5 बजे तक ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए तो सपोर्ट मिलेगा। और हर वर्ष के बाद में, 1 साल के बाद में एक रिव्यू होगा कि साल भर पहले जब बच्चा ज्वाइन किया था तो उसमें क्या था पोजीशन, उसके बाद क्या क्या उसको इनपुट दिए, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। फिर अगले साल, ऐसे हर साल उसका एक एनुअल रिव्यू होता है। ये सपोर्ट होगा इसका। नेक्स्ट,